नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और एक अनदर क्लास में आपका स्वागत है। और आज पॉलिटिकल की क्लास होने वाली है, तो पूरा वीडियो वॉच करें। और ये चौथा भाग होने वाला है, सत्ता के वैकल्पिक के अंदर जो चौथा पार्ट है उसका चौथा भाग होने वाला है, तो पूरी क्लास वॉच करनी है, ठीक है। और इससे आपको ये समझाया जाएगा, प्लस में आपको नोट्स लिखवाया जाएगा, ये आपको मैं पहले से अवगत करा देता हूँ। और उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आज का वीडियो शुरू करेंगे और आज का टॉपिक रहेगा आपके कुछ मतलब चीनी अर्थव्यवस्था, उसी में से कुछ आपको ऐड करना है यहाँ से। मतलब चीनी अर्थव्यवस्था के नीचे से आपको लिखना है कि 1972 में चीन ने अमेरिका के साथ में साथ संबंध स्थापित किए, यानी संधि की। एक प्रकार से कहें तो संधि अमेरिका ने की, यानी चीन के साथ अमेरिका के संबंध है 1972 में अच्छे रहे, कह सकते हैं। अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था में ये लिख सकते हैं। उसके बाद 1973 में चीन के प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई ने भी क्या क्या एक चार प्रस्ताव रखे। वो चार प्रस्ताव कौन कौन से? जो प्रस्ताव चार रखे वो क्या थे? आधुनिकीकरण के संबंध में थे। यानी जो चीन के प्राइम मिनिस्टर 1973 में चाउ एन लाई ने चार प्रस्ताव रखे, वो आधुनिकीकरण यानी आधुनिकीकरण करना उसके संबंध में रखे। वो चार प्रस्ताव क्या थे? पहला था कृषि के क्षेत्र में विकास करना, कृषि का आधुनिकीकरण करना। उसके बाद में उद्योग, उसके बाद में सेना, उसके बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये चार जो ये प्रस्ताव थे, इस क्षेत्रों में इन्होंने आधुनिकीकरण का करने का प्रयास किया। चाउ एन लाई ने, जो प्राइम मिनिस्टर 1973 में बने चीन के, ठीक है। कृषि क्षेत्र में, उद्योग के और सेना के और विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इन्होंने चार प्रस्ताव रखे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में 1978 में क्या होता है? एक आर्थिक सुधार के लिए इन्होंने एक नीति अपनाई जो खुले द्वार की नीति कहलाई। यानी 1978 में एक आर्थिक सुधार के लिए इन्होंने खुले द्वार यानी खुला व्यापार या खुला द्वार की नीति एक अपनाई। और उसमें नेता थे, वो कौन थे? वो डेंग पेंग, उस समय इनके राज नेता थे, किसके? चीन के, ठीक है। उसके बाद में 1982 में क्या होता है? खेती का भी क्या किया गया? निजीकरण किया गया। अब निजी हाथों में दी जाने की, मतलब सरकार के हाथों में नहीं, अब निजीकरण किया जाने लगा। 1978 में आर्थिक सुधार और 1982 में खेती का भी निजीकरण किया गया। मतलब एक निजी व्यक्ति के अंडर में रखा गया, सरकार का इस पर कोई प्रकार का नियंत्रण नहीं था। यह 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया। बाद में इन्होंने धीरे धीरे करके उद्योग, उनका 1998 में इन्होंने क्या किया? उद्योग, जो उद्योग थे उनका भी क्या किया? निजीकरण कर लिया गया। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है 2001 में क्या हो जाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हो गया। यानी 2001 में WTO में भी शामिल हो गया। कौन? चीन, ठीक है। और WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपको हिंदी में रखना है विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना हो जाती है 1995 में। यानी WTO की स्थापना कब हुई? आपको एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो 1995 में इसकी स्थापना हो जाती है। तो ये आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। और आगे देखें तो आपको क्या मिलेगा? उसके बाद में चीन और भारत के संबंध। अब चीन और भारत के बीच में कैसे संबंध है उसके बारे में बात करें, उससे पहले आपको मैं यहाँ तथ्य आपको लिखवाना चाहूंगा कि 1950 में क्या हुआ? भारत और चीन के मध्य के जो संबंध थे वो क्या थे? मधुर थे, यानी अच्छे थे। एक प्रकार से क्या थे? अच्छे थे। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको आगे मैं प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में लिखना है कि एशिया की, भारत और चीन एक एशिया की क्या थी? दो एक महाशक्तियां थी। मतलब ये दो एशिया की महाशक्तियां हैं, भारत और चीन, ठीक है। संबंध में लिख सकते हैं। दूसरा लिखना है कि भारत और चाइना के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में ये दो इसके संबंध में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में इनका नारा था भारत और चीन के
को लेकर इन्होंने कहा कि हिंदू और चीनी क्या है, भाई भाई है। इन्होंने 1950 के संबंध के लगभग इन्होंने कहा था कि हिंदू और चीनी क्या है, एक भाई भाई है। इन्होंने ऐसा एक नारा दिया था, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है विवाद और टकराव। भारत और चीन के मध्य विवाद और टकराव के क्या कारण है उसके बारे में बात करें तो उसका पहला है सीमा विवाद। सीमा विवाद कैसे, आपने देखा होगा कि भारत के क्षेत्र में चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये एक उनका मुद्दा है, लेकिन ये एक सीमा विवाद है और सीमा को लेकर भारत और चीन के मध्य क्या होता है, हमेशा विवाद चलते रहते हैं, एक दूसरे के मध्य टकराव होते रहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके दूसरा है तिब्बत समस्या। ये तिब्बत भी एक समस्या है, जो तिब्बत क्षेत्र है उसको लेकर भी भारत और चीन के मध्य टकराव होता रहता था, विवाद होते रहते हैं। तिब्बत की भी एक बड़ी समस्या है, ठीक है, और इसके विषय में आगे देखें। और तीसरा कारण लिख सकते हैं कि एक धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उसमें तिब्बत की समस्या के विषय में लिखे कि 1950 में क्या हो जाता है कि 1950 में चीन द्वारा क्या तिब्बत पर आक्रमण किया जाता है। और किस पर किया जाता है, और तिब्बत का एक धार्मिक गुरु हुआ दलाई लामा, उस पर किया जाता है। 1950 में चीन के द्वारा आक्रमण किया जाता है और आक्रमण से बचने के जो दलाई लामा है, इन्होंने भारत में आकर भारत से गुहार लगाई और भारत ने इसको संरक्षण दिया, जिससे क्या हुआ, चीन भारत से एक नाराज हो गया। ये आप इस विषय में लिख सकते हैं। यानी तिब्बत है, क्षेत्र है और तिब्बत के चारों ओर आक्रमण होते रहते हैं। 1950 में क्या हुआ, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया और वहां पर एक उनके मतलब तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा वहां पर रहते थे, उनको संरक्षण मिला हुआ था। उसके बाद आक्रमण हुए तो उन्होंने भारत से गुहार लगाई और भारत ने उसको संरक्षण दिया, जिससे क्या हुआ, चीन एक नाराज हो गई, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है पंचशील समझौता। आगे टॉपिक डालना पंचशील समझौता। ये क्या है, ये अप्रैल 1954 में चीन और भारत के मध्य हुआ। ये समझे तो पंचशील समझौता है, अप्रैल 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत के इसमें उसमें प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्राइम मिनिस्टर थे चाउ एन लाई। इनके मध्य ही पंचशील सिद्धांत होता है। तो इसकी क्या शर्तें थी उसके विषय में देखें। वीडियो के पर बने रहिए। और आपको थोड़ा नोट्स के बाद पहले मैं बात कर देता हूं कि आपको किस प्रकार से नोट लिखने। 1972 उसी में आपको ऐड करना है जो चीनी अर्थव्यवस्था थी, उसमें 1972 में चीन ने क्या किया, अमेरिका के साथ में संबंध स्थापित हो गए हुए या संधि की। और 1973 में चीन के प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई ने 4 प्रस्ताव रखे जो आधुनिकीकरण के संबंध में थे, जो ये थे। उसके बाद में आपको लिखना 1978 में आर्थिक सुधार के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई गई। उसमें नेता देंग श्याओपेंग थे। उसके बाद 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इस प्रकार से एक प्रकार से निचोड़ है और नोट्स के टाइप में आप मैंने जो बताया क्रम वाइज इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक बोर्ड में एग्जाम में फायदा हो सके, ठीक है। वीडियो पे बने रहिए पूरा। आज इसका ये क्लास पूरी होते ही आपका चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। वीडियो पे बने रहिए और उम्मीद है कि आप जरूर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, जरूर जुड़े रहेंगे। आगे एक टॉपिक रहेगा पंचशील सिद्धांत की क्या शर्तें थी उसके विषय में बात करें। यानी पंचशील सिद्धांत उसकी शर्तें क्या है। पहला था अनाक्रमण, यानी एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। इसकी पहली शर्त थी कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, ये पंचशील सिद्धांत कहता था। इसकी एक शर्त थी, यानी चीन ने भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता था, लेकिन नहीं कर सकता, और चीन भारत पर और भारत चीन पर आक्रमण नहीं, यानी एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं। दूसरा है होती समानता, यानी दोनों देशों में क्या हो, समानता हो, इस पर ये बल देते थे। और चौथा तीसरी इसकी शर्त थी वो थी शांतिपूर्वक अस्तित्व नीति। अब ये क्या थी, ये कहती थी कि विवाद और टकराव नहीं होना चाहिए। जो ये शांतिपूर्वक अस्तित्व नीति है, ये कहती है कि विवाद और टकराव नहीं होना चाहिए। और आगे इसका शर्त है चौथी, वो है हस्तक्षेप कैसे, यानी दोनों ही देश
एक दूसरे के जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन कहता है? पंचशील सिद्धांत कहता है कि एक देश, इन दोनों देश है, एक दूसरे के जो आंतरिक है जो उनकी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चौथा है अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। ये 5 इसकी प्रमुख शर्तें थी पंचशील सिद्धांत की। तो मैं समझता हूँ पंचशील सिद्धांत आपको ये क्लियर हो गया होगा, उसके बारे में डिटेल से बता दिया। आगे भारत और चीन युद्ध 1962 की घटना के बारे में बात करें। 1962 एक घटना महत्वपूर्ण हुई जिसमें चीन की विजय हुई, भारत इसमें पराजय हुआ। इसमें क्या हुआ कि अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र था नेफा, उस पर क्या गया? चीन के द्वारा आक्रमण किया गया। यानी भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश का एक नेफा क्षेत्र है, उस पर आक्रमण किया गया चीन के द्वारा 1962 में। और कुछ हिस्से, जिससे क्या हुआ, कुछ हिस्से थे वो चीन ने क्या लिए? हड़प लिए, यानी छीन लिए एक प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद में जम्मू और कश्मीर पर भी आक्रमण किए गए। और इसमें भी प्रमुख रूप से जो लद्दाख का क्षेत्र था उस पर कब्जा किया गया चीन के द्वारा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हिंद महासागर में भी चीन द्वारा घुसपैठ की जा रही है, यानी उस पर भी घुसपैठ की गई। तो इस प्रकार से ये थे प्रमुख, मतलब भारत चीन युद्ध 1962 की प्रमुख तथ्य। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें मैटर आपको इतना दूंगा जितना कि बोर्ड मांगता है, ठीक है। एक सफिशिएंट मैटर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और आगे देखें, भारत चीन के संबंधों में सुधार कैसे की जाए, इसके सुधार कैसे हो, इसके विषय में देखें तो आप, यानी 1962 में आपको पता है कि भारत चीन युद्ध, तब तो क्या हो गई? संबंध यानी रिलेशन एक समाप्त हो गई। 1962 में तो समाप्त हो गए, लेकिन 1970 में सुधार है, दोबारा प्रारंभ हो गए, यानी शुरू हो गए एक प्रकार से 1970 में, ठीक है। और 1981 का दौर था, उसमें क्या हुआ? वार्तालाप भी प्रारंभ हुई, चीन भारत के मध्य वार्तालाप भी शुरू हो गई। उसके बाद 1988 में राजीव गांधी, जो भारत के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने क्या किया? चीन का एक दौरा किया। और इन्होंने दौरे के माध्यम से क्या कहा कि सीमा विवाद को, इनका एक लक्ष्य था, यह उद्देश्य था कि सीमा जो विवाद है उसको क्या करना? कम करना, और टकराव को निपटाना, ये चाहते थे। मतलब ये इनका एक उद्देश्य कह सकते हैं, या इनका एक। और उसके बाद उन्होंने व्यापार और बढ़ाने के लिए समझौते भी हुए, यानी व्यापार को बढ़ावा किस प्रकार से दिया जाए, इस पर भी समझौते हुए। और 1999 में व्यापार में वृद्धि के लिए हुआ, यानी 1988 से क्या, 1999 में क्या हुआ? व्यापार में वृद्धि और आयात और निर्यात भी शुरू हो गया। यानी भारत और चीन के मध्य बात करें, 1999 में व्यापार में वृद्धि शुरू हो गई, और 1999 में आयात और निर्यात था वो भी शुरू हो गया दूसरे देशों के मध्य, एक और दूसरे देश के मध्य, यानी भारत चीन के मध्य कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये था आपका एक सफिशिएंट मैटर। मैं कोशिश है मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अगर ये चैप्टर आपका सत्ता और वैकल्पिक के केंद्र, यानी ये भाग चौथा था, और ये इसी के साथ ही पार्ट भी पूरा हो गया। आज ये पार्ट, इसका चौथा पार्ट पूरा हो गया। आप 5वां पार्ट इसका चलेंगे। पॉलिटिकल अपन चल रही है, अपनी बुक चल रही है समकालीन विश्व में राजनीति, इसका ये चौथा पार्ट पूरा। अब 5वां पार्ट वो आप नेक्स्ट क्लास में देखना। और कोई हिस्ट्री का विद्यार्थी है तो हिस्ट्री की क्लास भी आने वाली है, तो उसको भी पूरा वॉच करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये आपसे गुजारिश है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।